नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका ऐसे बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2019 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट। फिजिक्स का पेपर लेंगे हम, पेपर 1 है ये। इसका पार्ट 1 पहले डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 जो है वो सेकंड लेक्चर में हम सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु, इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं और ये जो पेपर लिया है हमने इसी बुक से लिया है, इसका सॉल्यूशन हमने इस बुक में दिया हुआ है। फिर है फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी रेफर कर सकते हैं। हमने जितना भी ये जो बुक्स डिज़ाइन की है, ये सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के हिसाब से डिज़ाइन की है और इसके बाहर से कहीं भी थ्योरी या कोई न्यूमेरिकल आप नहीं आएगा, तो आप इन तीनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये होता है p, ये होता है mv। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो ये है p, ये है मास और ये है वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम आ गया और ये मास जो है ये m1 होता है, वेलोसिटी जो होती है l1t-1 होती है। तो यहाँ पे आ गया लीनियर मोमेंटम, ये आ गया यहाँ से m1 l1t-1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो मैं पहली बात तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताना चाहूँगा क्या है ये। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और सरफेस पे एक बॉडी जो है ये मूव कर रही है, तो दो तरीके के कोएफिशिएंट इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, μs और μk। अब ये μs अगर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि मैंने जैसे मान लीजिए कुछ फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव नहीं की। बॉडी अगर मूव नहीं करती है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम में लिया जाता है μs। और जब बॉडी पे मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ तो ये बॉडी मोशन करने लगती है और क्या होता है थोड़ी देर मतलब मोशन करने लगती है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक का मतलब होता है जब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक पार्ट आता है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये एक्ट करता है इस डायरेक्शन में, एफ काइनेटिक। फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ एक्ट करता है। अब मेरी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है इस तरफ सॉरी। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा जा गया है वो है वर्क डन, तो ये होता है F × S। तो यहाँ से आता है W, ये F काइनेटिक आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, ये जो F काइनेटिक है वो इस तरफ है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ है, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये आ गया माइनस का Fs और यहाँ पे आ गया S, माने कि नेगेटिव वर्क आ गया। Fs तो फ्रिक्शन फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, जो इनके मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये, तो ये पॉजिटिव ही होंगे, तो ये पॉजिटिव ही है। तो बट ये जो cos 180 है इसके कारण ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ये नेगेटिव होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
If there is a negative charge of 3.2 into 10⁻⁻10 on a material, then how much electrons are in excess on the material? देखिए जो सीधा सीधा फर्स्ट चैप्टर अगर हम आते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, उसमें सीधी सीधी इक्वेशन होती है कि चार्ज ऑन ए मटेरियल, मान लीजिए Q है, तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है ये दे रखा है माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज है, और मेरे को नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मैं लेता हूँ माइनस, और ये है n, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि ऑलरेडी मैं माइनस ले चुका हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया, सॉरी ये मैंने फिगर थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये -10 है, तो ये 3.2 इंटू 10⁻⁻10 है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10⁻9। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है ये जो है परफेक्ट आंसर है। 2 इंटू 10⁻9 इस तरीके से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू एनी पुट करके। इफ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है? क्या वेवलेंथ चेंज नहीं होती, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, या वेलोसिटी, या नन ऑफ दिस? देखिए मैं एक ये बड़े काम का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, कोई सी भी वेव हो, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लाइट की बात करते हैं, लेट अस से लाइट की वेव है, और लेट अस से मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, एक्चुअली होता नहीं है कि लाइट की इतनी कम फ्रीक्वेंसी हो। ये फ्रीक्वेंसी है लेट अस से 4, और ये वेव लेंथ है मान लीजिए लैम्डा, ये वेव लेंथ इस तरीके से है लैम्डा। तो इस तरीके से मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी है 4, और ये जो है यहाँ से 4 लैम्डा जो है, इस तरीके से 4 वेव्स इस तरीके से मैंने जनरेट की। मान लीजिए कि ये वेव जो है इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, मीडियम 2 में जाती है। तो देखिए मीडियम 2 में क्या होगा कि अगर ये रेयर मीडियम है, मान लीजिए इस ये डेंसर था और ये रेयर है, तो किस तरीके का सीक्वेंस बनेगा कि ये वेवलेंथ, ये वेव्स तो इतनी ही एंटर करेगी, यहाँ पे चार जो पल्सेस हैं यही एंटर करेगी, बट ये किस तरीके से हो जाएगी, रेयर मीडियम अगर है तो ये बड़ी हो जाएगी, 1 2 3 और उसी तरीके से 4 इस तरीके से वेव्स आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेवलेंथ तो बड़ी हो गई, वेवलेंथ तो बड़ी हो गई, लैम्डा डैश हो गई, बट फ्रीक्वेंसी कितनी रही, 4। 4 जो पल्सेस हैं यही एंटर हुई। उसी तरीके से अगर ये रेयर होता और ये डेंसर मीडियम होता तो क्या होता, ये 4 वेव भी है इसी तरीके से आती, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे वापस अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि वेवलेंथ चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वेव, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। एक मीडियम में अगर वेलोसिटी v1 है बट फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो ये लैम्डा 1 है, और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये जो है लैम्डा 2 है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो सेम रहता है डज नॉट चेंज है फ्रीक्वेंसी, बाकी दोनों चेंज हो जाते हैं। In a circuit, if the alternating current AC is of value IRMS 10 ampere, then what is the value of peak current? देखिए पीक करंट जो होता है ये होता है I0, और ये होता है √2 और IRMS, ये इसके बराबर होता है। ये AC चैप्टर में आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ये जो IRMS वैल्यू जो होती है ये इस तरीके से दी जाती है पीक वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे पीक वैल्यू पूछी है तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2, और जो IRMS है ये है 10। यहाँ पे क्या आ गया 1.414, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.14 एम्पियर। तो ये जो है ए इज़ द
करेक्ट ऑप्शन, ये ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नज़र आता है। केपलर सेकेंड लॉ इज इक्वलेंट टू, केपलर सेकेंड लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है? तो देखिए ये एक लास्ट जो 2020 का पेपर 4 था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ भी मैंने बताया था। इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को कि सेकेंड लॉ जो है केपलर का क्या कहता है। देखिए यहाँ पे केपलर का जो लॉज है, तीनों लॉज जो हैं वो सैटेलाइट ये जो प्लैनेटरी मोशन है उसी से रिलेटेड है। तीनों लॉ प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ मैं बताता हूँ आपको क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। जैसे अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो एरिया मान लीजिए एक दिन में इतना एरिया ये स्वीप हुआ, जैसे मान लीजिए ये एरिया इस तरीके से स्वीप हुआ, ये एरिया A1 है, और मान लीजिए एट एनी टाइम दूसरे टाइम पे ये जब अर्थ यहाँ पे आ गई तो एरिया A2 स्वीप हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जो A1 है ये बराबर है A2 के, मतलब जितना एरिया यहाँ पे स्वीप हुआ था उतना ही एरिया यहाँ पे स्वीप हुआ। तो यहाँ से ये जो लॉ आता है इसका मैं डेरिवेशन वापस करता हूँ, ये मैंने 2020 के पेपर में भी किया था, लेकिन दोबारा करते हैं ये डेरिवेशन। यहाँ क्या है, मान लीजिए मैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता हूँ और यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ कि लेट अस से ये V है और ये T टाइम में ये प्लेनेट जो है यहाँ से यहाँ आ गया और ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट पे आ गया और जो टाइम लगा वो है T, V वेलोसिटी थी। अब मैं ये कहता हूँ इस एरिया को अगर मैं देखूँ तो ये एरिया कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल छोटा सा टाइम पीरियड लिया है मैंने, टाइम dt कर देता हूँ, बल्कि इसको छोटा सा टाइम इंटरवल है। तो ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है V dt। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर जो यहाँ पे सन है और मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है R है। अब मैं इस एरिया को निकालता हूँ, ये जो एरिया A0 है ये किसके बराबर आएगा, तो ये एरिया आएगा यहाँ से A0 और इसको मैं अगर कहूँगा तो ये है हाफ इंटू बेस, बेस है मेरे पास R और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये हाइट है यहाँ से V dt। तो ये आ गया एरिया A0 और यहाँ से आ गया हाफ, यहाँ से आ गया VR और यहाँ पे आ गया dt। एरिया A0 और डिवाइडेड बाई dt कर देता हूँ, तो ये आता है VR डिवाइडेड बाई 2, m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m से डिवाइड कर देता हूँ, तो इस तरीके से आ जाता है। mvr जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम होता है डिवाइडेड बाई 2m। क्या हुआ यहाँ पे, मतलब ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये बराबर है L डिवाइडेड बाई 2m। m मास ऑफ द प्लेनेट जो है, मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ का मास फिक्स है, ये फिक्स क्वांटिटी हो गई। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होता है। देखिए मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है तो ये जो सन है ये इस इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस सेंटर, और जो ये अर्थ जो रोटेट कर रही है वो इस तरीके से कर रही है। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं कि टॉर्क कितना लगा, तो टॉर्क जो होता है ये होता है RF साइन थीटा। अब एक्सिस से अगर बात करेंगे तो ये जो R है दैट इज 0, मतलब एक्सिस से जो डिस्टेंस है तो ये क्योंकि फोर्स ही एक्सिस से पास हो रहा है तो टॉर्क जो है वो 0 हो गया। अब हम सबको पता है टॉर्क जो होता है ये होता है dL डिवाइडेड बाई dt, यानी कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये कॉन्स्टेंट है। अब ये एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो A0 बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, तो ये चीज़ आ गई कांस्टेंट, ये A0 डिवाइडेड बाई dt और दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। किस पे बेस्ड हुआ ये लॉ, ये लॉ बेस्ड हुआ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो यहाँ से मैं आंसर जो कहूँगा वो क्या कहूँगा कि ये जो लॉ है ये सिमिलर टू द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं, होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है ये क्या कहता है, ओम्स लॉ इज वैलिड। ओम्स लॉ जो है वो कहाँ के लिए वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए, या इसका नेक्स्ट आंसर जो है वो है नन ऑफ दिस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर वॉल्यूम का तो इफेक्ट नहीं होता है एक वायर पे,
बट एक जो कंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टो से दी जाती है। तो ये है m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टो, यही सेमीकंडक्टर के केस में लगता है। तो ये जो n और ये जो टो है, टो रिलैक्सेशन टाइम होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये जो क्वांटिटी है टेम्परेचर पे हाईली डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे हाईली डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, और अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं कि सेमीकंडक्टर है तो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है। और रेजिस्टिविटी का क्या इक्वेशन होती है, ये रेजिस्टेंस के साथ होती है रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, ये रेजिस्टेंस होता है। और ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। यानी कि रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ। और जब ये इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या है, जब ये इक्वेशन में लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ये जो V है, ओम्स लॉ जो है, ये V इक्वल टू आई आर जो है, इसकी अगर देखूंगा तो इसकी भी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे आ गई। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये जो वैलिड है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क विल बी, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये क्या होता है, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये वर्क कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा एग्जांपल ले तो यहाँ पे जो टोटल वर्क होता है ये एनर्जी में चेंज करता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में भी ये चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी में भी ये चेंज कर सकता है, बट मेन जो यहाँ पे करेक्ट परफेक्ट आंसर जो है वो ये है कि ये है इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक टोटल एनर्जी जो होती है उसमें जो है उसको उसके बराबर होता है। तो जो वर्क डन है ये टोटल एनर्जी जो है उसके चेंज के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए कार्नोट इंजन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको डील कर चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस में मैक्सिमम है, मतलब किस केस में मैक्सिमम है। तो मैं एक कार्नोट इंजन का सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या होता है। ये कार्नोट इंजन होता है, ये हाई टेम्परेचर होता है, इससे हीट ली जाती है और ये सब वर्किंग सब्सटेंस वर्क करता है, और ये जो हीट होती है ये रिजेक्ट कर दी जाती है लोअर टेम्परेचर पे। तो जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है ये दी जाती है 1 - TL डिवाइडेड बाई TH, इस तरीके से दी जाती है। तो अब इस को देखते हैं यहाँ पे क्या है एफिशिएंसी। तो जो n है 1 कर देता हूँ इसको, तो ये वह है 1 - 20 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 0.5। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूँगा तो क्या आएगा, बी केस। ABCD कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। A ये B, तो ये आएगा 1 - 4/6 यानी कि 1 - 2/3 यानी कि 1/3। 1/3 आ गया 0.33। थर्ड केस देखते हैं C कर देते हैं इसको, एफिशिएंसी 1 - 60 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ से आ गया 1 - 6/8, यहाँ पे आ गया 1 - 3/4 यानी कि 1/4, यहाँ पे आ गया 0.25। फिर D की बात करते हैं तो यहाँ से आता है 1 - 80 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे आ गया 4/5 यानी कि 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.20। तो क्लियर कट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जो केस है A वाला, इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसके बेसिस पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। व्हाट इज़ द लॉरेंज फोर्स फार्मूला। देखिए लॉरेंज फोर्स फार्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो एक चार्ज पे क्या फोर्स लगता है। तो एक चार्ज को मान लीजिए v वेलोसिटी से अगर वो इधर जा रहा है, चार्ज q है, तो देखिए दोनों जो है वो फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है ये लगता है QE, और जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो फोर्स लगता है QV×B। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है। यहाँ से अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो
दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये टोटल फोर्स है, क्योंकि टोटल फोर्स जो होगा ये टोटल फोर्स होगा और ये होगा क्यू ई प्लस क्यू और मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी। तो इस तरीके से ये आंसर जो है ये करेक्ट नज़र आता है। तो 10th का जो आंसर है ये सी है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। 11th क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट सीक्वेंस शुड द 3 कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड बी कनेक्टेड सो दैट कंबाइंड कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। देखिए वैसे तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर, सबकी जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैरड है। अब आप इस तरीके से देखिए कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्या हो सकती है। मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो है इन तीनों को पैरेलल जोड़ दिया जाए तो 12 माइक्रोफैरड हो सकती है, और सीरीज़ में अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 4/3 माइक्रोफैरड हो सकती है। मैंने यहाँ पे सीधा सा इक्वेशन लगाई है C1 + C2 + C3, और यहाँ पे मैंने इक्वेशन लगाई है 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब यहाँ से अगर बात करें तो हमको क्या बोला गया है, 6 माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करना है। 6 माइक्रोफैरड इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 6 माइक्रोफैरड हो। तो देखिए R3 पैरेलल, R3 इन सीरीज, ये तो ऑप्शन नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो 1 सीरीज एंड 2 पैरेलल। तो 1 सीरीज में मैं ये लगा देता हूँ और 2 पैरेलल मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब इनका भी अगर देखेंगे तो 4 है और ये 4 है और ये 4 है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो 4 का 8 हो गया, तो क्योंकि C1 + C2 हो जाएगा तो ये आ गया 4 और ये आ गया 8। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/C दैट इज इक्वल टू 1/4 + 1/8, यानी कि C आ जाएगा यहाँ से 8/3। ये भी नहीं हुआ। अब लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या कहता है, 2 सीरीज 2 तो सीरीज में हो और 1 पैरेलल और 1 पैरेलल, ये 1 पैरेलल, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। अब देखिए इसमें क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये 4 और ये 4 जो है इनका इक्विवेलेंट हो गया 2, इनका तो इक्विवेलेंट हो गया 2, और ये कनेक्टेड है 4 के साथ ये कनेक्टेड है, तो 4 और 2 का हो गया 6। तो ये आ गया 6 माइक्रोफैरड, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आता है डी, 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल। ये वाला सर्किट जो है ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 50%, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो मैं बता चुका हूँ कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो दी जाती है 1 - TL/TH। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ केयरफुल रहना है कि ये सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है कि केल्विन का टेम्परेचर है। अब इसको जो दे रखा है टेम्परेचर सिंक मतलब T लो दे रखा है और ये दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 273 + 27 यानी कि 300 K आएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो ये दे रखी है जी 50%, ये आएगा 1 - TL और डिवाइडेड बाई TH। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 300 डिवाइडेड बाई TH दैट इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से आ गया 300 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज इक्वल टू TH। तो यहाँ से आ गया 600 K में आएगा आंसर। देखिए सेल्सियस नहीं है इसका आंसर, सेल्सियस में नहीं आएगा ये आंसर, केल्विन में आएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन नज़र में आता है वो है 600 K। तो जो सोर्स का टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर है वो 600 K होगा। तो देखिए आज हमने पेपर 1 डिस्कस किया, 2019 का पेपर 1 डिस्कस किया और पार्ट 1 उसका हमने अभी तक सॉल्व किया है। एक लेक्चर में हम कंबाइन नहीं कर सकते दोनों पार्ट, इसलिए पार्ट सेकंड जो है उसमें हम बाकी बच्चों के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इनका सॉल्यूशन हमने इस बुक में दिया हुआ है, 52 पेपर्स हैं इसमें, और बाकी दोनों बुक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया आप रेफ़र कर सकते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए। कोई भी पार्ट जो है बाहर नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा
तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।